हमारे किसान भाइयों से भी मैं इस मुद्दे पर ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इस देश का मालिक बनना चाहें, कृषि भूमि का मालिक बनने का मतलब है आप इस देश के मालिक, आपको देश का मालिक बनना है, आपको सत्ता पर काबिज होना है, आपको खेत में हल चलाने के साथ साथ संविधान में कलम चलानी है, तो फिर आप लोगों को इस संवैधानिक अधिकार का पक्ष लेना पड़ेगा। संविधान के अधिकार को पक्ष को लेते हुए आपको आने वाले इलेक्शन के अंदर ईवीएम मशीन का विरोध करना होगा। जिस जमीन को किसान जोतता था उस जमीन का मालिक उसे बनाया गया, क्योंकि जब भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, मूलभूत अधिकार हैं, उन मूलभूत अधिकारों के अंदर हमें आर्टिकल 19 के तहत बहुत सारे अधिकार दिए गए। भाग 3 के अंदर आर्टिकल 19 में हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए। उन अधिकारों के अंदर आर्टिकल 19 का जो च है उसके अंतर्गत हम लोगों को संपत्ति का अधिकार मिला। मैं आपके सामने संविधान के सबूत के साथ में हूं और संविधान के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर जिस प्रकार से हमें अधिकार दिए गए, पहला अधिकार वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की और अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। आर्टिकल 19 के ख में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन करने का, जैसे आज हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, महापंचायत करते हैं, महाकुंभ करते हैं, इसी प्रकार से प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, ये जो सारे के सारे शांतिपूर्ण किए जाने वाले निरायुध सम्मेलन, उनकी भी हमें इस संविधान के अंदर भाग 3 और आर्टिकल 19 की ख के अंदर हमें ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। संगम या संघ बनाने का, किसी भी प्रकार का संगठन, जैसे कि आज हमारे हजारों संगठन इस देश के अंदर लाखों की संख्या में बने हुए हैं और वे संगठन रजिस्टर्ड हैं, बाकायदा वे मान्यता प्राप्त हैं। इसका मतलब है कि हमें संघ और संगम बनाने का भी अधिकार संविधान के अंदर मिला, उससे पहले हमें यह अधिकार नहीं था। आर्टिकल 19 के ग में चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, यानी कि इससे पहले हम लोग अपने राजा या जो राजतंत्र होता था उसके एरिया से बाहर अगर हमें जाना होता था तो उसकी परमिशन लेनी होती थी, इजाजत लेनी होती थी, या फिर जिस राजा के क्षेत्र में हम जा रहे हैं वहां हमें किसी प्रकार का जैसा भी है वो टैक्स चुका करके ही जाना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने और संविधान सभा ने हमें यह अधिकार दिया कि अब आप भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के अंदर सर्वत्र आबाद, यानी कि बिना रोक टोक के आप जो है बिना बाध्यता के संचरण कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं। इसी प्रकार से 5वां अ जिसके अंदर लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर किसी भी व्यक्ति को दूसरे राज्य में जाना होता था, दूसरे राजा के राज में जाना होता था, तो वहां से इजाजत लेनी पड़ती थी और जाने से पहले अपने मालिक यानी अपने राजा से भी इजाजत परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद में ही वो जा सकता था। चाहे वो नाई का बेटा हो, चाहे दर्जी का बेटा हो, चाहे लोहार का बेटा हो, उसे अगर दूसरे राज्य में दूसरे राजा के वहां जाना है तो अपने पहले वाले राजा और दो बगले के दोनों की इजाजत लेके जाना पड़ता था और वहां काम करने के लिए भी उसे परमिशन इजाजत लेनी पड़ती थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर हमें ये अधिकार दे दिया, मूलभूत अधिकार दे दिया कि अब भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में जाकर के आप अपना जो है निवास कर सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, वहाँ जमीन खरीद सकते हैं, वहाँ प्लॉट खरीद सकते हैं, वहाँ मकान खरीद सकते हैं, वहां पर आज जाकर के निवास कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो भाग 3 का जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर आर्टिकल 19 के तहत च यानी कि छठा जो हमारा अधिकार है, जिसे यहाँ पर स्टार के रूप में दिखाया गया है, मैं आपको साफ तौर पे दिखाता हूं कि ये इसके अंदर स्टार लगे हैं, यानी कि इसको हटा दिया गया है। तो हटाया गया है तो निश्चित तौर पे यहाँ कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, हम उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले में इसका आखिरी आर्टिकल 19 का उपखंड जो च है, उसको लेता हूं कि कोई भी वृत्ति यानी कि कार्य, उपजीविका यानी कि आजीविका या अपने जीवनोपार्जन के लिए काम धंधा, व्यापार यानी बिजनेस और कारोबार यानी व्यवसाय, आप कहीं पर भी जाकर के
कर सकते हैं। उसके लिए बाध्यता नहीं है कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं या फिर किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, किस भाषा को बोलते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर के अपना व्यापार, बिजनेस, उद्योग या वृत्ति, कार्य, मजदूरी कुछ भी कर सकते हैं। ये अधिकार हमें दिए गए आर्टिकल 19 के तहत, ये मौलिक अधिकारों में आता है। ये मौलिक अधिकारों के साथ में संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि वहां किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उसके बावजूद भी यहाँ भी बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई, जो वर्तमान में किसानों के साथ में हुई, लेकिन जानकारी के अभाव में, शिक्षा के अभाव में और संवैधानिक जानकारी मूल रूप से उसकी जानकारी न होने की वजह से वे अपने राइट को बचा नहीं पाए और वो राइट जो है खत्म कर दिया गया। जहां स्टार मैंने आपको दिखाए आर्टिकल 19 के तहत जो है उसके अंदर क्या था, हमने इसकी खोजबीन की, पता लगाया तो ये राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि हमारी संपत्ति का अधिकार था। इसके अंदर जो भी व्यक्ति जिस जैसी भी संपत्ति उसके पास में है उसका उसे मौलिक अधिकार है कि वो उसका मालिक होगा। उसे यहाँ से निरसित कर दिया और निरसित जो किया गया उसका भी मैं आपको सबूत के साथ बताता हूं। संविधान संशोधन यानी कि 44वां 44 संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 2 द्वारा 20 जून 1979 से उपखंड 6 का लोप किया जाता है, यानी इसे पूरी तरह से निरस्त किया जाता है, पूरी तरह से हटाया जाता है। आखिर में क्या चीज थी जिसे हटाना पड़ा? आखिर क्या ऐसा था जिसके अंदर 44वें संशोधन को ला करके और उसे इस पूरी तरह से निरसन करना पड़ा? आखिर में था क्या? हम लोगों ने इसकी खोजबीन शुरू की, छानबीन शुरू की, तो हमें पता चला कि ये जो आर्टिकल 300 के तहत, आर्टिकल 300 के बाद में आर्टिकल 300 का विधि के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, ये अधिकार हमारा जो मौलिक अधिकार था, उस मौलिक अधिकार को निकाल करके उन्होंने आर्टिकल 300 का यानी 300A में डाला और उसके अंदर कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जब ये फंडामेंटल राइट में था, जब मूलभूत अधिकार में था, तो यहां से उठा करके इसको यहां क्यों लाया गया और लाने के पीछे वजह क्या रही, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं। साथियों, जब संपत्ति का अधिकार दिया जाता है तो संपत्ति जिस व्यक्ति के पास में प्लॉट होता है, प्लॉट उसकी संपत्ति होती है, जिसके पास मकान होता है, मकान उसकी संपत्ति होती है, जिसके पास सोना चांदी होता है वो उसकी संपत्ति होती है, जिसके पास पशुधन होता है वो पशुधन उसकी संपत्ति होती है, जिसके पास जैसी भी संपत्ति है, जो भी धन है वो उसकी संपत्ति मानी जाती है, वो उसकी जो है प्रॉपर्टी मानी जाती है। लेकिन किसान के पास में, जो किसान है उसके पास ना तो कोई शहर में मकान था, ना कोई शहर में प्लॉट था, ना कोई उनको संविधान से पहले सोना चांदी रखने का अधिकार था। इसलिए अगर उनकी कोई माल संपत्ति थी, धन संपत्ति थी, पशु थे, वो भी उसे लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकना पड़ता था, यानी कि उसका स्थायी निवास नहीं था, क्योंकि उसे भूमि यानी कि कृषि भूमि जिसको वो जोतता था उसका भी मालिकाना हक नहीं था। वो भी मालिक उसका जमींदार होते थे, जागीरदार होते थे या फिर राजा होते थे, वो उनकी संपत्ति होती थी। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जब इस देश के 70% से ज्यादा आबादी वाला जो वर्ग है, किसान वर्ग जो कहलाता है, उस किसान वर्ग का संपत्ति कुछ भी नहीं थी, तो संविधान के आर्टिकल 19 के तहत इस उपखंड 6 के अंदर उसके अंदर ही प्रावधान किया गया कि किसान की जो संपत्ति है वो कृषि भूमि है। कृषि भूमि यानी कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो किसान की असली संपत्ति है, क्योंकि इसके अलावा किसी भी प्रकार की संपत्ति किसान के पास में नहीं थी। सोने चांदी के गहने उनको पहनने का अधिकार नहीं था, रुपए उनको रखने का अधिकार नहीं था, मुद्रा यानी पैसा जो भी होता था, अगर होता भी था तो उसे जमीन में गाड़ के रखना पड़ता था, यानी उसे अधिकार नहीं था। इसलिए संविधान ने, भारत के संविधान ने और संविधान निर्माताओं ने किसान को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया, और वो अधिकार दिया कृषि भूमि का मालिकाना हक। यानी कि अब ये कृषि भूमि जो भी किसान जितनी भी जमीन जोत रहा है अपनी हैसियत के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार, 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा, 400 बीघा जो भी जोत रहा है,
वो जमीन का वो अब मालिक होगा। ये आर्टिकल 19 में था। अब आप समझ सकते हैं कि संविधान के अंदर ये अधिकार दिया गया है, तो जो देश की 90% से ज्यादा भूमि है वो उसका मालिक तो किसान हो गया। 10% जो भूमि है वो चाहे एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जो आवासीय है यानी कि रेजिडेंशियल है या फिर इंडस्ट्रियल है या फिर कॉमर्शियल है, जो भी भूमि है वो मात्र 10% से अंदर है, 10% से ज्यादा नहीं है। लेकिन 90% भूमि जो है भारत की वो कृषि भूमि है, और उस कृषि भूमि के ऊपर अगर 90% पर अगर किसानों का हक हो जाता है, किसान उसके मालिक हो जाते हैं, तो जो इस देश में सत्ता में रहने वाले लोग हैं, जो सत्ता पर काबिज हुए तथाकथित आजादी के बाद में, उन लोगों के पास में क्या बचेगा, ये विचार उन लोगों ने उस समय किया कि सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो जमीन होती है। आज भी भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में इतना बड़ा तारबंदी या फिर जो करने का क्या उद्देश्य था, करने के पीछे क्या मकसद था? मकसद क्या था उसका? मकसद ये है कि वो हमारी जमीन पे कब्जा ना करे। आए दिन हम देख रहे हैं कि चाइना की चर्चाएं हो रही है कि चाइना ने कब्जा कर लिया है, चाइना ने घुसपैठ कर दी है, चाइना ने ये कर दिया है। तो कहाँ कर रहा है घुसपैठ? यानी कि वो हमारी लैंड पर कर रहा है, हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है, हमारी देश की भूमि है, वो ही जो हमारा टेरिटरी है, उसी के ऊपर अगर वो किसी प्रकार का हक जताता है तो राजाओं की भी सीमाएं होती थी, उनकी भी जमीन होती थी, और अक्सर वो लड़ाई जो उनकी है वो लड़ाई भी इसी के लिए होती थी कि वो किसी सीमा पर कब्जा कर लेता था या उसके 2-4 गांव हथिया लेता था, या फिर कहने का मतलब है कि उसकी जमीन से उसको बेदखल कर देता था। तो जब जमीन का ही झगड़ा था, पूरा राजतंत्र ही जमीन पर टिका हुआ था, और देश में संविधान के माध्यम से लोकतंत्र जब लागू हो गया, तो लोकतंत्र लागू होने के बाद में इन लोगों को लगा कि अब ये जमीन अगर किसानों के पास चली जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, और हम आखिर में किस चीज के राजा होंगे, हमारा हक क्या होगा, हम किस प्रकार से उनके ऊपर राज कर पाएंगे। क्योंकि इस लोकतंत्र के अंदर उन लोगों को उस समय भी, चाहे वो कोई भी लोग रहे हो, उनका भी उस समय इस लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र स्थापित करने का एक प्लानिंग था, एक योजना थी, एक सपना था। और उसको साकार करने के लिए उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू किया, उसके 6 साल बाद में उनका परिनिर्वाण हो गया या कर दिया गया। तो उसके बाद में इन लोगों ने जो है 70 तक इसको रोके रखा, क्योंकि 70 तक इन लोगों को भारतीय संविधान के ऊपर पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने का दबाव था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का दबाव था कि आप 20 साल तक हमारे निगरानी में देश को चलाओगे और संविधान को लागू करोगे। इसलिए वो किसी प्रकार की छेड़छाड़ 70 से पहले नहीं कर पाए, बड़ी छेड़छाड़ करने की। लेकिन फंडामेंटल राइट के साथ में जब वो संवैधानिक मौलिक अधिकार, संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो क्या उनके पीछे उसकी नीयत हो सकती है, क्या उनकी सोच हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। साथियों, ये जो अधिकार हमें मिला, यानी हमारे किसान भाइयों को मिला, जिसकी जानकारी आज भी हमारे किसान नेताओं को भी नहीं है, किसानों के नेता होने की दावेदारी करने वालों को भी नहीं है, राजनीति में भी किसान केसरी बनकर के या किसानों के नेता बनकर के जाने वाले लोग भी ये नहीं जानते हैं। हाँ, हमारे कुछ पुरखे थे जो इन चीजों को जानते थे, जैसे कह सकते हैं कि सर छोटू राम जी इस बारे में जानते थे, इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, इसके बारे में चौधरी चरण सिंह जानते थे, इसके बारे में बलदेव सिंह बिरला जानते थे। ऐसे कुछ लोग हैं जो इस बारे में जानते थे, मगर जो स्थिति आज हमें दिखाई दे रही है, आज जो हमारे लीडर हैं, चाहे वो किसान नेता हैं, चाहे राजनीति में कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों में है, वे लोग इस बात में वो अच्छी तरह से नहीं जानते। तो साथियों, ये जो संविधान के अंदर 44वां संशोधन किया, उसके तहत हमारे इस राइट को उन्होंने खत्म किया। ये राइट उन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार के रहते हुए, यानी उस जमाने में, उस समय इसको किया गया। ये मेन चीज थी कि हमारे मालिकाना हक को हमसे छीनना, इसलिए उन्होंने इस अधिकार को मौलिक अधिकार में से निरसन यानी कि लोप कर दिया, निकाल के फेंक दिया, और औपचारिकता के तौर पर आर्टिकल 300 क में नया प्रावधान करके 300 क नया आर्टिकल बना करके वहां पर इसको जो है उन्होंने
पूरी तरह से तोड़ फोड़ के रख दिया कि अब जो है मामूली सी संपत्ति जो लोगों के पास में है वो विधि और विधान के अलावा उसको संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। आज भी बेदखल किया जा रहा है, कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है और भी तरीके से किया जा रहा है। लेकिन हम बात करेंगे एग्रीकल्चर भूमि की कि एग्रीकल्चर भूमि पर से किसानों का मालिकाना हक कैसे खत्म किया गया। ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय उनकी सरकार के अंदर चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे। मोरारजी देसाई वलसाड़ गुजरात के ब्राह्मण थे और वे पूरी तरह से ब्राह्मणवादी भी थे और गांधीवादी भी थे। तो गांधीवादी और ब्राह्मणवादी जब उनका दोहरा चरित्र था, उस चरित्र की वजह से उनके ऊपर ये दबाव था कि आपकी सरकार लंबी चलने वाली नहीं है और हमें इस देश पर लंबे समय तक शासन करना है, इसलिए आप अपनी सरकार रहते हुए संविधान में एक संशोधन करके सबसे बड़ा जो अधिकार है वो हमारे किसानों को लैंड लॉर्ड होने का अधिकार था, भूधारक होने का अधिकार था, भूमि के मालिक होने का अधिकार था, उसे खत्म कर देना चाहिए। ये बात उस समय की गई और मोरारजी देसाई इसके लिए तैयार हुए और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा। तो उस समय उन्हें एक बात का खतरा था कि चौधरी चरण सिंह अगर हमारी सरकार में होम मिनिस्टर हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो अगर उन्हें पता चलेगा और उनके रहते हुए हम ये कार्य नहीं कर सकते, तो उन्होंने साथियों क्या किया, उन्होंने मोरारजी देसाई को गृह मंत्रालय से हटा दिया और गृह मंत्रालय मोरारजी देसाई ने अपने हाथ में ले लिया। चौधरी चरण सिंह जी को गृह मंत्रालय से वंचित कर दिया, यानी कि वहां से उनको हटा दिया, गृह मंत्री पद से हटा दिया और गृह मंत्रालय अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद में उन्होंने संविधान में ये 44वां संशोधन किया और संशोधन जब किया तो विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने उनको तालियां बजा करके समर्थन किया और ये हमारा भूमि का जो मालिकाना हक है ये हक समाप्त हो गया। उसके बाद में जब चौधरी चरण सिंह जी को सदन में पता चला कि ये साजिश रच करके काम किया गया और मुझे गृह मंत्रालय से हटाकर ये काम किया गया, तो चौधरी चरण सिंह ने सरकार में जो अपना समर्थन था वो अपने समर्थकों के साथ में वापस लिया और चौधरी चरण सिंह जी के समर्थन वापस लेने की वजह से मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई की सरकार गिरी और चौधरी चरण सिंह जी ने गिराई, तो लोगों ने पूछा, चौधरी चरण सिंह जी से सवाल किया कि आपने अपनी ही सरकार को क्यों गिरा दिया। तो चौधरी चरण सिंह इस बारे में कहते हैं कि मैंने इसलिए हटा दिया, क्या सरकार को गिरा दिया, क्योंकि सरकार ने मेरे किसानों के साथ में चीटिंग की, मेरे किसानों के साथ में धोखा किया, मेरे किसानों के संवैधानिक अधिकार को, मूलभूत अधिकार को समाप्त कर दिया, इसलिए मैंने अपनी ही सरकार को गिरा दिया। ये बात चौधरी चरण सिंह जी ने जैसे ही कही तो कुछ समर्थक लोगों ने कहा कि अब आपने सरकार गिरा दी है और 6 महीने तक चुनाव हो नहीं सकते हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी को कहा गया कि अगर आप ये अधिकार बहाल करते हैं, वापस इस संशोधन को बदल करके फिर से इसमें हमारा अधिकार, भूमि का मालिकाना अधिकार अगर बहाल करते हैं तो आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं। और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन इन्हीं लोगों ने, जो लोग हमारे अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को 6 महीने तक पार्लियामेंट में भी नहीं जाने दिया, किसी प्रकार के प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल नहीं करने दिया और उसकी वजह से हमारा ये अधिकार बहाल नहीं हो पाया। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और आगे चल करके ये मामला ठंडे बस्ते में चल गया और हमारे कुछ लोग धीरे धीरे इस मामले को भूल गए और उन्हें पता नहीं रहा कि हमारे साथ में क्या हुआ। उनको लैंड लॉर्ड यानी भूधारक से खातेदार बना दिया गया और खातेदार के बाद अब धीरे धीरे उनको पुनः उनके रिकॉर्ड में काश्तकार के नाम पर उनका नाम दर्ज कर दिया गया। आज आप भली भांति समझ रहे होंगे, जो किसान इस वीडियो को देखेंगे वो इस वीडियो को देख करके ये बात को पता कर सकते हैं कि उनका जो लैंड का जो रिकॉर्ड है, उसका जो भूमि का जो कागजात है, दस्तावेज है, वो अगर चेक करें तो उसका नाम काश्तकार के कॉलम में होगा, ना कि भूधारक के। भूधारक वहाँ की राज्य सरकारें हैं और किसान जो है वो सिर्फ काश्तकार बन गया है। पहले खातेदार था, अब वो काश्तकार बन गया है। काश्तकार से भी कुछ राज्यों में, जैसे उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने वहां पर कब्जेदार बना दिया है। अब किसान का नाम वहां पर कब्जेदार के कॉलम में आ रहा है। अब वहां काश्तकार भी हटा दिया गया है, अब आप सिर्फ कब्जेदार हो और कब्जा कभी भी हटाया जा सकता है। ये मुद्दा हम लोगों ने लिया और हम लोग
ये संविधान के संरक्षक के तौर पर संविधान के संरक्षण का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने इस लोकसभा चुनाव के अंदर जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे निर्वाचक हैं, उन लोगों को जागृत करने का बीड़ा उठाया कि हम लोग उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृत करेंगे। और सबसे बड़ा अधिकार जो किसानों का है, जो आज इस देश की 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो किसान है, वो कहीं न कहीं, चाहे वो सरकारी नौकरी में भी है तो वो उसके बाप दादा किसान थे और आज भी वो खेती कर रहे हैं, चाहे वो फौज में भी हैं तो किसानों के बेटे हैं, और किसानों के बेटे हैं वो जब छुट्टी आते हैं तो किसानी करते हैं, खेती का काम करते हैं। तो इस प्रकार से 80% के आसपास की जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। कृषि भूमि उनका मालिकाना हक होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनको आए दिन आंदोलन करने पड़ रहे हैं। उन आंदोलनों के अंदर जो आप देख रहे हैं, चाहे वो 20-21 का आंदोलन रहा हो, चाहे वो आज आंदोलन जो फिर से शुरू हुआ है ये आंदोलन हो, इस प्रकार के जो किसानों के द्वारा चलाए गए आंदोलन है, वो आंदोलन उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उन्हें भूमि के मालिक होने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर कभी बेदखल करो, कभी कुछ करो। जब तुम भूमि के मालिक नहीं हो तो एमएसपी कैसे मांग सकते हो? एमएसपी वही मांग सकता है, एमएसपी वही निर्धारित कर सकता है जो भूमि का मालिक हो। आप मालिक नहीं हो, राज्य सरकार मालिक है, आप कितना करोगे? थोड़े दिन वहां रहोगे। पिछले साल भी, पिछले बार 13 महीने रहे, कुछ बातें उन्होंने खत्म तो नहीं की, लेकिन कुछ समय के लिए वापस ले ली। अब एमएसपी का मामला है तो एमएसपी आप निर्धारित करेंगे, एमएसपी किसान निर्धारित करेगा। अगर किसान कृषि भूमि का मालिक बन गया, कृषि भूमि का भूधारक बन गया, तो उसकी फसल जो है उसकी कीमत किसी और को अधिकार नहीं होगा। जैसे एक इंडस्ट्री के अंदर कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो उस प्रोडक्ट की कीमत उस इंडस्ट्री का मालिक तय करता है। यहाँ तक कि एक जूता बनाने वाला भी अगर वो जूता बनाता है तो उस जूते की रेट वो निर्धारित करता है, वो बताएगा कि मेरा बनाया हुआ जूता कितने रुपए का है। अगर एक माचिस बनाने वाली कंपनी है, वो भी ये तय करती है कि इस माचिस का रेट ये होगा, इसमें ये कीमत इसकी निर्धारित होगी। क्यों? क्योंकि वे उसके मालिक हैं, वे इसके मालिक हैं, इसलिए वे रेट निर्धारित करते हैं। हमारे किसानों का क्या हाल है? किसान की खेत में जब फसल पैदा होती है तो चाहे वो कोई भी फसल हो, और मैं एग्जांपल देता हूं कि मूंग की दाल बाजार में 100 रुपए किलो बिकती है और मंडी में मूंग 50 रुपए किलो बिकता है। ये अंतर है मालिक ना होने का और मालिक होने का। जो मालिक हैं वे 100 रुपए किलो दाल बेच रहे हैं, और जो मालिक नहीं है, किसान है, सिर्फ काश्तकार है और कब्जेदार है, वो सिर्फ जो अपना मूंग जो है 50 रुपए किलो बेच रहा है। टमाटर की खेती होती है, प्याज की खेती होती है, लहसुन की खेती होती है। जब लहसुन पककर किसान के खेत में होता है तो वो 54-58 के भाव बिकता है, 1 रुपए में 2 किलो के भाव बिकता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनती है कि लोग सड़कों पर फेंक के चले जाते हैं क्योंकि उसकी कीमत उसको नहीं मिलती। लेकिन साथियों, जब वो मंडी में चला जाता है, जब वो व्यापारियों के हाथ में चला जाता है, जब वो कोल्ड स्टोरेज में जमा हो जाता है और जमाखोरी का शिकार हो जाता है, तो उसके बाद में जब मार्केट में उसकी कमी आती है तो 200 रुपए, 2 रुपए किलो वाला या 1.5 रुपए किलो वाला टमाटर 200 रुपए किलो बिकता है। जो लहसुन 5 रुपए 10 रुपए किसान के खेत से निकलता है वो 300-400 रुपए में बिकना शुरू हो जाता है। जो प्याज किसान के वहां से 50 पैसे के भाव से निकलता है वो चल करके 125-150 रुपए हो जाता है। ये जो अंतर है ये सिर्फ एक वजह से है, और उसका कारण मात्र एक है कि किसान को भूमि का मालिकाना हक नहीं है। वो सिर्फ जोत करता है, वो सिर्फ किसानी करता है, वो सिर्फ काश्त करता है, और काश्त करता है तो काश्तकार है। और अब तो काश्तकार भी नहीं है, काश्त वो करता जरूर है लेकिन जमीन के ऊपर वो कब्जेदार है, उसका कब्जा कभी भी हटाया जा सकता है। तो इसलिए साथियों, हमारी इस किसान के प्रति जो भी जानकारी है, किसानों को किस प्रकार से अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्यों वे मुट्ठी भर लोग किसानों को इतने बड़े वर्ग को दबा देते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को 2 पार्ट में बांट रखा है। एक तो राजनीतिक पार्ट है जिसमें हमारे लोगों के सैकड़ों टुकड़े हो चुके हैं, कोई बीजेपी में है तो कोई कांग्रेस में है। आज हम देख रहे हैं कि किसान जब सड़कों पर है तो बीजेपी से जुड़े हुए हमारे लोग, हमारे किसान वर्ग के लोग, हमारे ही
भाई जो है वो उन किसानों का विरोध कर रहे हैं, या उन्हें खालिस्तानी बता रहे हैं, या उन्हें उग्रवादी बता रहे हैं, उपद्रवी बता रहे हैं। इस प्रकार के नाम दे करके वो कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हमारे जो असली दुश्मन है उन्होंने हमें राजनीतिक पार्टियों में विभाजित कर रखा है। जो पार्टी सत्ता में होती है, जिसके समर्थक होते हैं, वो पार्टी चाहे कितना भी गलत काम करे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके समर्थक उसकी सराहना करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, चाहे वो कितने ही बड़े सत्यानाश का काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो उसके भाइयों के अधिकारों को खत्म करके उन्हें मिट्टी में क्यों ना मिला रहा हो, लेकिन उसे तो वो अच्छा ही लगेगा। वो तो कहेगा कि बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। ये लोग उपद्रवी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग घुसपैठिए हैं, ये दिल्ली में घुसना चाह रहे हैं। इस प्रकार से किसानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि किसानों को अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं है। किस प्रकार से संविधान ने उनको लैंडलॉर्ड बनाया था, भूधारक बनाया था, और आज वो किस तरीके से वापस कब्जेदार और काश्तकार बनकर के रह गए हैं। इसी वजह से आज उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, सड़कों पर लड़ना पड़ रहा है और न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारा पहले जो हमने किसान आंदोलन में संवैधानिक आंदोलन बनाने का बीड़ा उठाया था, और किसान आंदोलन को संवैधानिक आंदोलन की तरफ हमने डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से सरकार को डर लगा कि अगर ये संविधान की तरफ बढ़ेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये सारे किसान संविधान समर्थक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने आनंद फानंद में 3 काले कानून जो बनाए थे उन्हें वापस लिया, यानी कुछ समय के लिए उसके ऊपर रोकथाम लगाई। उसके बाद में जब हम लोगों ने किसान संसद चलाई, किसान संसद के अंदर लोगों को पता चला, 2 बार किसान संसद हमने हमारे साथियों के साथ में मिलकर के चलाई, किसान नेताओं से स्वीकृति लेकर के चलाई, और उसकी वजह से लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार क्या है। उसके बाद में पिछले वर्ष 2023 में फरवरी में हम लोगों ने 33 जिलों का राजस्थान के अंदर एक अभियान चलाया, और वो किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा के नाम से चला। उसके तहत हमने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में बताया। इस बार हम लोगों ने ये मताधिकार जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये इसलिए किया है कि आप लोगों को ना तो कोई उड़दंग करने की जरूरत है, ना किसी प्रकार का कोई दिल्ली घेरने की जरूरत है, ना किसी प्रकार से कोई भी आपको ट्रैक्टर रैली या वो करने की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार, सिर्फ और सिर्फ अपने मत के प्रति जागृत होना है, अपने वोट के प्रति जागृत होना है, और वोट उसे देना है जो हमारे हितों की रक्षा कर सके। बस इतना सा ही काम करना है। आपको किसी प्रकार का कोई, ना तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, ना को प्रशासन को, ना को पुलिस को, ना किसी प्रकार को विरोध में खड़ा नहीं करना है। जब आपको लोकसभा चुनाव में मौका मिले उस समय आप अपने वोट का सही उपयोग करके इनको सबक सिखा सकते हैं जो आपके अधिकारों पर आघात कर रहे हैं, जो आपके अधिकारों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं। उन लोगों को सबक सिखाने का मात्र एक तरीका, वो आसान तरीका, बिना खून बहाए, बिना किसी प्रकार का बवाल या हुड़दंग किए हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ अपने मत का सही उपयोग करके। अब मत का सही उपयोग आप करना चाहते हैं मगर आप कर नहीं सकते। कई लोग कर लेते हैं, कई लोग नहीं भी कर पाते। तो मत का सही उपयोग जो कैसे होगा? आप मत अगर उनके विरोध में भी दे रहे हो तो मत उनके पक्ष में जा रहा है। शायद इसीलिए वो पूरे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, यानी कि 400 सीटों पर वो दावेदारी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि 400 सीट हम जीतेंगे। भला किस आधार पे कह रहे हैं? हम जानना चाहते हैं किस आधार पे कह रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, उसका उद्घाटन कर दिया, अगर वो कह रहे हैं कि हमने हिंदू राष्ट्र भी लगभग बना दिया और हिंदुस्तान बना दिया, अगर वो कह रहे हैं कि हमने इस देश से मुसलमानों को दबा दिया, अगर वो कह रहे हैं हमने इस देश से क्रिश्चियंस को, बौद्धों को, जैनों को, सबको दबा दिया, अगर वो कहते हैं कि हमने हिंदुत्व को प्रस्तावित कर दिया और पूरे के पूरे हिंदू 100% हमें वोट देंगे, इस आधार पे अगर आप कह रहे हो और आपको पूरा का पूरा यकीन है कि 400 सीटें हम जीत रहे हैं, तो मैं उन लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार ईवीएम हटा करके आप अपने भरोसे पर कायम रहो। आपकी जनता आपके साथ में रहेगी, 400 से ज्यादा सीटें आपको दिलाएगी, यह आपको पूरा का पूरा विश्वास है। तो फिर ईवीएम का सहारा लेना बंद करो।
ईवीएम क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें वोट कोई देने वाला नहीं है। किसान से लेकर के ड्राइवर तक, मजदूर से लेकर के कर्मचारी तक, युवाओं से लेकर के स्टूडेंट्स तक, सारे लोग जब सड़कों पर है तो 400 सीट में वोट देने वाले कौन है? ये पता है उन्हें कि हम ईवीएम के माध्यम से वोट लेंगे और 400 सीट निर्धारित करके उसे जीत लेंगे। ये तयशुदा प्रोग्राम है। इसलिए हमारे किसान भाइयों से भी मैं इस मुद्दे पर ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इस देश का मालिक बनना चाहें, कृषि भूमि का मालिक बनने का मतलब है आप इस देश के मालिक, आपको देश का मालिक बनना है, आपको सत्ता पर काबिज होना है, आपको खेत में हल चलाने के साथ साथ संविधान में कलम चलानी है, तो फिर आप लोगों को इस संवैधानिक अधिकार का पक्ष लेना पड़ेगा। संविधान के अधिकार को पक्ष को लेते हुए आपको आने वाले इलेक्शन के अंदर ईवीएम मशीन का विरोध करना होगा। जितनी ताकत आप दिल्ली की सड़कों पर झोंक रहे हैं, जितनी ताकत आप लोग उस लोगों क्या कह सकते हैं बदमाशों के या फिर जमीन बिके हुए लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतना धन अगर आप ईवीएम को बैन करवाने में लगाएंगे या ईवीएम बैन करने वाले जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन संगठनों का अगर आप साथ सहयोग करेंगे तो मुझे पता है निश्चित तौर पे हम अपने इस एजेंडे में सफल होंगे और हम इन नकारा और स्वार्थी लोगों को, हमारे देश के गद्दारों को, दुश्मनों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसके लिए हमने पहला कदम उठाना होगा और वो कदम होगा हमारा ईवीएम मशीन को हटाने का। दूसरा हमारा मुद्दा होगा कि इस बार जिन लोगों ने 70 सालों में 75 सालों में इस देश को बर्बाद किया है, वो नाम भले कांग्रेस और बीजेपी का हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर एक वर्ग विशेष का कब्जा है, नियंत्रण है, और वो वर्ग विशेष कभी भी इस देश के मूल निवासी बहुसंख्यक समाज का हित नहीं चाहता। वो उसे हमेशा दबा करके, कुचल करके, गुलाम बनाकर रखना चाहता है, जिसमें किसान वर्ग भी आता है, मजदूर भी आता है और आम नागरिक आता है। इसलिए साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको यही अवगत करवाना चाह रहा था और ये मैंने करवाया कि आप लोगों को अगर लोकतंत्र को बचाना है, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाना है और अपने बच्चों को और अपने आने वाली नस्लों को बचाना है, तो आप हमारे साथ में खड़े होकर के इस आंदोलन में, इस मुहिम के अंदर जो लोग ईवीएम बैन करवाने में लगे हैं, उनका साथ सहयोग आप तन मन धन से करें। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ में मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं।